हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने आवर्त सारणी का विकास और तत्वों का वर्गीकरण पढ़ा था। जो तत्वों का वर्गीकरण था उसमें एस पी डी एफ 4 खंड में हमने वर्गीकरण किया था। आज हम बात करेंगे आवर्त सारणी के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट की, और वो पार्ट है गुणों में आवर्तिता, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। गुणों में आवर्तिता की बात करेंगे। जो गुणों में आवर्तिता है, सबसे पहली चीज आप ये समझिए आवर्तिता क्या है। तो देखिए, एक निश्चित अंतराल के पश्चात समान गुणों का दोहराया जाना या उसका अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? आवर्तिता में आता है। और ये जो आवर्तिता है, इसमें हम दो प्रकार के बेसिकली गुणों की बात करते हैं। एक हम परमाणुीय गुणों का अध्ययन करते हैं और एक हम आणविक गुणों का अध्ययन करते हैं। जो परमाणुीय गुण है उनमें मुख्य रूप से परमाणु त्रिज्या, आयनन विभव, विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, संयोजकता जैसे गुणों का अध्ययन किया जाता है। जबकि अगर हम बात करें आणविक गुण, तो उनमें गलनांक, क्वथनांक, घनत्व जैसे गुणों का अध्ययन किया जाएगा। तो सबसे पहले जो गुणों में आवर्तिता है, इस गुणों में आवर्तिता में हम सबसे पहला जो पॉइंट लेंगे वो हमारा पहला पॉइंट है। जो पहला गुण है जिसका हमें अध्ययन करना है, वो हमारा पहला गुण है परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या। लेकिन इस परमाणु त्रिज्या को पढ़ने से पहले हम मेनली दो पॉइंट पे बात करेंगे, क्योंकि ये जो परमाणु त्रिज्या है ये मुख्य रूप से दो कारकों द्वारा सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। पहला जो कारक है वो है परिरक्षण प्रभाव। पहला जो कारक है वो कौन सा है? परिरक्षण प्रभाव। इस परिरक्षण प्रभाव को एस इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, और इसको शॉर्ट में एस इफेक्ट लिखा जा सकता है। परिरक्षण प्रभाव है क्या? तो देखिए, हमने कहा ये कोई नाभिक है और ये इसके कोष हैं, और इन कोष में से हमने कहा अंतिम कोष में ये एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इस पर माइनस चार्ज है, नाभिक पे प्लस चार्ज है। तो नाभिक आकर्षण बल के द्वारा इसको अपनी तरफ आकर्षित करता है, इसको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। तो जब ये इसको अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो इन आंतरिक कोषों में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है, ये आंतरिक कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को समान आवेश के कारण प्रतिकर्षित करेंगे। मतलब ये इसको प्रतिकर्षित करेंगे, रिपल्स करेंगे, और ये इसको प्रतिकर्षित करेंगे, तो ये इधर नहीं आ पाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो है उस पर लगने वाले नाभिकीय आवेश या नाभिक के प्रभाव को कम करने का काम कौन कर रहे हैं? ये इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। और इनके द्वारा लगाया जाने वाला जो प्रतिकर्षण बल है, वो प्रतिकर्षण बल ही क्या है? परिरक्षण प्रभाव है। तो देखो, हमने कहा इस एक इलेक्ट्रॉन पर परिरक्षण प्रभाव देखा जा रहा है। तो जब भी आप परिरक्षण प्रभाव की बात करेंगे, तो परिरक्षण प्रभाव के लिए हम ये कहेंगे कि वो हमेशा बहु इलेक्ट्रॉनीय स्पीसीज में देखा जाएगा। बहु इलेक्ट्रॉनीय स्पीसीज का मतलब ये है कि अकेले अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो फिर अन्य कोई इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं जो उसको प्रतिकर्षित करे। इसलिए जब भी परिरक्षण प्रभाव देखना है, आप हमेशा किस पर देखेंगे? बहु इलेक्ट्रॉनीय स्पीसीज पे। तो हम यहाँ ऐसा लिख दें, परिरक्षण प्रभाव एस इफेक्ट सदैव बहु इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में देखा जाता है। बहु इलेक्ट्रॉनीय स्पीसीज में देखा जाता है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, एस इफेक्ट जो है वो सदैव बाह्यतम कोष के एक इलेक्ट्रॉन पर देखा जाएगा। मतलब यहाँ ठीक है कई सारे इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हम पर्टिकुलर किसी एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करते हुए ये देखेंगे कि उस इलेक्ट्रॉन को नाभिक कितना आकर्षित करता है, और उस इलेक्ट्रॉन को जब नाभिक आकर्षित कर रहा है तो पहले से उपस्थित इलेक्ट्रॉन उसको कितना प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ये जो प्रभाव है, ये प्रभाव ही परिरक्षण प्रभाव है। ये जो परिरक्षण प्रभाव है, इस परिरक्षण प्रभाव को परिरक्षण नियतांक सिग्मा के आधार पर
परिरक्षण नियतांक सिग्मा के आधार पर ज्ञात किया जाता है। और जो परिरक्षण नियतांक है वो परिरक्षण नियतांक सिग्मा स्लेटर सूत्र से ज्ञात किया जाता है। किससे ज्ञात किया जाता है? स्लेटर सूत्र से निर्धारित होता है। स्लेटर सूत्र से निर्धारित होता है। अब स्लेटर सूत्र क्या है तो उसकी हम बाद में बात करेंगे, पहले एक सिंपल सी बात कर लेते हैं। वो ये कि ये पहला कोष है तो पहले कोष में एस उपकोष स्टार्ट हो जाता है, दूसरे कोष से पी स्टार्ट होता है, तीसरे से डी स्टार्ट होता है और चौथे कोष से एफ उपकोष स्टार्ट होता है। मतलब ये जो आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन होंगे, आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉनों में सबसे ज्यादा परिरक्षण प्रभाव किसके द्वारा लगेगा? एस उपकोष के इलेक्ट्रॉनों द्वारा दर्शाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहां से प्रारंभ हो गए और हर कोष में एस वाले इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, लेकिन एफ की स्टार्टिंग कहां से हो रही है? चौथे कोष से जाकर के हो रही है। तो सबसे ज्यादा अगर हम ये कहें कि उपकोषों में परिरक्षण प्रभाव का क्रम बताइए, तो परिरक्षण प्रभाव का क्रम क्या होगा? एस पी डी एफ। परिरक्षण प्रभाव का क्रम क्या होगा? एस पी डी एफ। मतलब सबसे ज्यादा परिरक्षण प्रभाव कौन प्रदर्शित करता है? एस के इलेक्ट्रॉन। उससे कम कौन प्रदर्शित करता है? पी। और सबसे कम कौन प्रदर्शित करता है? एफ उपकोष के इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित करते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि जो स्लेटर सूत्र है उस स्लेटर सूत्र के आधार पर आप इसका निर्धारण करते हैं। देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि जो सबसे बाहर वाला कोष है उसको बाह्यतम कोष बोलते हैं और एन से प्रदर्शित करते हैं। उससे अंदर वाले कोष को n-1 से, उससे और अंदर वाले कोष को n-2 से। ये बाह्यतम कोष था, ये उपांतीय कोष था, ये पूर्व उपांतीय कोष था। ठीक बात है। इनके आधार पर स्लेटर ने एक फॉर्मूला निर्धारित किया जिससे आप किसी भी एक इलेक्ट्रॉन पर जो बाह्यतम कोष में स्थित है उस एक इलेक्ट्रॉन पर परिरक्षण नियतांक का मान ज्ञात कर सकते हैं, या उस एक इलेक्ट्रॉन पर कितना परिरक्षण प्रभाव लग रहा है आंतरिक इलेक्ट्रॉनों द्वारा उसका निर्धारण कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला हो गया सिग्मा इक्वल्स टू एनवे कोष के इलेक्ट्रॉन -1 इंटू 0.35। देखिए, एनवे कोष मतलब बाह्यतम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें से आपको एक इलेक्ट्रॉन माइनस करना है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वो माइनस हो रहा है जिस पर आपको परिरक्षण प्रभाव देखना है। तो मान लो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम में, तो आप लिखेंगे 4 - 1। अगर 2 है तो 2 - 1, 1 ही है तो 1 - 1, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 0.35 से, प्लस n-1वे कोष के इलेक्ट्रॉन इंटू 0.85 प्लस n-2वे कोष के इलेक्ट्रॉन इंटू 1। तो देखो, n-1वे कोष के इलेक्ट्रॉन गुणा 0.85 प्लस n-2 वे कोष के इलेक्ट्रॉन इंटू 1। अच्छा, n-2 से ज्यादा भी तो कोष हो सकते हैं, हम और अंदर आ सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे ये वाला जो कोष है ये क्या बन रहा है? n-3। तो n-2 या उससे अधिक जितने भी कोष आ रहे हैं उन सबको किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से लिखते हैं n-1वे कोष के इलेक्ट्रॉन या उससे अधिक जो भी आएंगे उनको सबको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये एक फॉर्मूला है जिसको स्लेटर फॉर्मूला कहते हैं। इसके बेस पे परिरक्षण नियतांक का निर्धारण किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा लिथियम। लिथियम का विन्यास होता है 1s2 2s1। ठीक बात है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 3 है। तो देखो, ये मैक्सिमम नंबर है तो ये तो बन गया n, ये बन गया n-1। तो nवे कोष के इलेक्ट्रॉन सिग्मा, nवे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। तो मैंने लिखा nवे कोष के इलेक्ट्रॉन। अब क्या करना है? -1 इंटू 0.35 प्लस n-1वे कोष के इलेक्ट्रॉन इंटू 0.85। यहाँ कितने हैं? 2, तो 2 इंटू 0.85। तो सिग्मा इक्वल्स टू क्या हो गया?
ये 1 माइनस 1 0, 0 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ गया, ये कितना हो गया 1.70, तो सिग्मा इक्वल टू कितना आ गया 1.70। तो लिथियम के लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी आ रही है 1.70 आ रही है। इस तरीके से आपको अन्य जो स्पीसीज है उनके लिए भी सिग्मा की वैल्यू काउंट करनी होती है। ठीक है, फॉर्मूला सबके समझ में आ गया। तो देखो हम यहाँ लिखते हैं लिथियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक बात है, पोटेशियम और कैल्शियम, ये मैंने कुछ स्पीसीज लिखी है। इनके लिए आपको सिग्मा की वैल्यू काउंट करनी है, फॉर्मूला आपको ये पुट करना है। ठीक है, सिग्मा की जो वैल्यू इनके लिए आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ, प्रैक्टिस आपको करनी है। इसके लिए सिग्मा की वैल्यू 1.70 होती है, इसमें सिग्मा की वैल्यू 0.25 होती है, इसमें सिग्मा की वैल्यू 2.40 होती है। सोडियम के लिए 8.80 होगी, मैग्नीशियम के लिए सिग्मा की वैल्यू 9.15 होगी, पोटेशियम के लिए इसकी वैल्यू 16.80 होगी और कैल्शियम के लिए 17.15 होगी। ये सिग्मा की वैल्यू जो काउंट करने पर आती है। क्लियर? अब एक चीज जो आपको यहां से समझनी है वो क्या है, देखो ये 3 वैल्यू आई सिग्मा की, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। क्या आप आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जा रहे हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। तो जब आप किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो बाएं से दाएं जाने पर सिग्मा की वैल्यू प्रत्येक तत्व के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ या प्रत्येक तत्व के साथ साथ सिग्मा का मान 0.35 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसमें और इसमें 0.35 का डिफरेंस है, इसमें और इसमें 0.35 का डिफरेंस है। ऐसे ही आप यहां देखो, सोडियम और मैग्नीशियम, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 0.35 का डिफरेंस है। ऐसे ही इन दोनों की चेक करें तो इनमें भी कितने का डिफरेंस है? 0.35 का डिफरेंस आता है। तो हम सीधे सीधे एक बात बोल सकते हैं, एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रत्येक तत्व के साथ सिग्मा का मान 0.35 इंक्रीज होता है, बढ़ता है। क्लियर? चलिए अब आ जाओ वर्ग में। एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे तो यहां देखो वर्ग का पहला सदस्य कितना है? 1.70 मान दर्शा रहा है। वर्ग का पहला सदस्य लिथियम है जो कितना मान दर्शा रहा है? 1.70। इसके जस्ट नीचे आने वाला सदस्य सोडियम है, उसके लिए मान कितना है? 8.80। सोडियम के नीचे आने वाला कौन है? पोटेशियम, उसके लिए मान कितना है? 16.80। इसका मीन यह हुआ कि जब आप एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो सिग्मा का मान अनियमित रूप से बढ़ता है, सिग्मा का मान अनियमित रूप से बढ़ता है। जबकि इधर जाने पर फिक्स है, प्रत्येक तत्व के साथ कितना बढ़ रहा है? 0.35 बढ़ता है। तो यहां से एक चीज क्लियर हो जाती है, आपने पहले ऐसा पढ़ रखा है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है, परमाणु के आकार में वृद्धि होती है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार इसलिए बढ़ता है क्योंकि सिग्मा की वैल्यू बढ़ती है। क्योंकि मैंने आपसे ये कहा, जो परमाणु त्रिज्या है इसको प्रभावित करने वाले 2 महत्वपूर्ण कारक हैं। पहला कारक कौन सा है? परिरक्षण प्रभाव। तो मैं शॉर्ट में ऐसे बोल दूं क्या कि जब भी एस इफेक्ट बढ़ेगा हमेशा परमाणु का जो साइज है, परमाणु का जो आकार है वो बढ़ेगा। और ये हमें कैसे पता चल रहा है? यहां से ऊपर से नीचे जा रहे हो अनियमित रूप से बढ़ रहा है। तो फिर आप कहोगे सर इधर जाने पर भी तो 0.35 बढ़ रहा है। तो 0.35 बढ़ रहा है, लेकिन वहां साथ में एक और प्रभाव एप्लीकेबल हो जाएगा, दूसरा प्रभाव लगाएंगे जिसको हम बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब दोनों में से जो प्रभावी होगा, परिरक्षण प्रभाव और प्रभावी नाभिकीय आवेश में, उसके आधार पर त्रिज्या का निर्धारण कर लेंगे। अभी केवल इतना समझिए, हमने कहा जब भी जेड इफेक्ट, एस इफेक्ट बढ़ता है हमेशा साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो यहां साइज इंक्रीज हो गया। अब देखिए हमने ये कहा सेकंड इफेक्ट की बात करते हैं। प्रभावित करने वाला दूसरा कारक, ये तो पहला कारक था परिरक्षण प्रभाव, दूसरा कारक है प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक बात। देखो ये जो नाभिक था
इसने अपना आकर्षण बल इसके ऊपर लगाया और इसको अपनी तरफ आकर्षित किया। इसने जितना टोटल आकर्षण बल लगाया उस आकर्षण बल में से इन इलेक्ट्रॉनों द्वारा लगाए गए प्रतिकर्षण बल को अगर हटा दिया जाए, नाभिक द्वारा लगाए जाने वाले कुल आकर्षण बल में से आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों द्वारा लगाए जाने वाले प्रतिकर्षण बल को हटा दिया जाए, तो बचा हुआ जो आवेश है वही आवेश क्या कहलाता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। अब नाभिक कितना आकर्षण बल लगाएगा ये डिपेंड करेगा उसके परमाणु क्रमांक पर, जेड पर। ठीक बात है। तो देखो, इसको हम लोग लिखते हैं जेड इफेक्ट से। किससे लिखते हैं? जेड इफेक्ट से। तो शॉर्ट में ऐसे बोला जा सकता है जेड इफेक्ट इक्वल्स टू जेड माइनस सिग्मा। बोल सकते हैं जेड इफेक्ट। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होगा? प्रभावी नाभिकीय आवेश होगा किसी भी परमाणु के परमाणु क्रमांक में से प्रोटॉन की संख्या में से किसको माइनस कर दे? परिरक्षण नियतांक को माइनस कर दे, तो जो बचा हुआ आवेश आएगा या जो भी चार्ज बचेगा वो चार्ज ही क्या है? प्रभावी नाभिकीय आवेश। मतलब नाभिक इतना आकर्षण बल तो लगाएगा ही लगाएगा। ठीक बात है। अब हम ये कह सकते हैं कि जब हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा लिथियम, तो लिथियम के लिए जेड इफेक्ट कितना होगा? तो हम यहाँ ऐसा लिख दें क्या? यहाँ लिखे जेड, यहाँ लिखते हैं सिग्मा, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? जेड इफेक्ट आ जाएगा। तो लिथियम के लिए परमाणु क्रमांक कितना था? 3, और लिथियम के लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी आ रही थी? 1.70। तो जेड इफेक्ट कितना आ जाएगा? 1.30। क्लियर? अब देखिए, लिथियम के बाद हमने लिया बेरिलियम, बोरॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, वही एग्जाम्पल वापस रिपीट कर। इनका परमाणु क्रमांक 4, 5, 11, 12, 19 और 20। ठीक है, ये इनका परमाणु क्रमांक है। सिग्मा की वैल्यू आपके पास है, सबके पास। इसके लिए बेरिलियम के लिए सिग्मा की वैल्यू 2.05 थी, इसके लिए 2.40 थी, इसके लिए 8.80 थी, इसके लिए 9.15 थी, पोटेशियम के लिए 16.80 थी और कैल्शियम के लिए सिग्मा की वैल्यू 17.15 थी। ये सिग्मा की वैल्यू इनके लिए थी। तो क्या हम इनके लिए जेड इफेक्ट की वैल्यू देख सकते हैं? हमने कहा ठीक है, परमाणु क्रमांक में से सिग्मा को माइनस कर दो, प्रभावी नाभिकीय आवेश की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए, बेरिलियम के लिए कितना आएगा? 1.95 आया, इसके लिए 2.60, 2.20, 2.85, इसके लिए 2.20, इसके लिए 2.85। ये इन सब के लिए जेड इफेक्ट की वैल्यू आ गई। तो जैसे आपने इसमें बोला कि बाएं से दाएं जाने पर 0.35 बढ़ता है ये, तो इसके लिए क्या? तो देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, क्या ये एक आवर्त के सदस्य हैं? एक ही आवर्त में आते हैं। तो देखिए, यहां से यहां तक डिफरेंस कितना? 0.65 का। यहां से यहां तक डिफरेंस कितना? 0.65 का। इसका मीन ये हुआ कि जब हम एक आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो जेड इफेक्ट की वैल्यू कितनी बढ़ती है? प्रत्येक तत्व के साथ जेड इफेक्ट का मान 0.65 बढ़ रहा है। जबकि एस इफेक्ट कितना बढ़ रहा था? एस इफेक्ट 0.35 बढ़ रहा है। तो यहां 0.35 कम है इसके कंपेरेटिवली। तो हम क्या बोलेंगे? एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश परिरक्षण प्रभाव की तुलना में ज्यादा बढ़ता है। तो फिर इफेक्ट किसका लगेगा? इफेक्ट लगेगा इसका। और ये हमेशा एक बात बोलता है, जब भी जेड इफेक्ट बढ़ेगा त्रिज्या या आकार के मान में क्या होगी? कमी। इसलिए आपने अब तक ये पढ़ा, बाएं से दाएं जाने पर हमेशा परमाणु के आकार में कमी आती है, जबकि ऊपर से नीचे जाने पर आकार में वृद्धि होती है। क्योंकि बाएं से दाएं प्रभावी नाभिकीय आवेश प्रभावी होता है, जबकि ऊपर से नीचे परिरक्षण प्रभाव प्रभावी होता है। ठीक है, देखिए चेक कर लो। तो हमने कहा यहाँ से यहाँ का डिफरेंस चेक करो 0.65, यहाँ और यहाँ का डिफरेंस चेक करो 0.65।
तो एक आवर्त के सदस्यों का डिफरेंस है 0.65। अब वर्ग में चलते हैं। वर्ग का पहला सदस्य कौन है? लिथियम, फिर पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। देखो सिग्मा का मान यहां से यहां से यहां अनियमित रूप से बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इस केस में चलो, यहां है 1.30, यहां है 2.20, यहां है 2.20 और इससे नीचे निकालेंगे तो भी 2.20 आएगा। मतलब पहले सदस्य को छोड़ दिया जाए, वर्ग के पहले सदस्य को छोड़ दिया जाए तो अन्य सभी सदस्यों के लिए जेड इफेक्ट का मान समान आता है। तो ऊपर से नीचे जाने पर जेड इफेक्ट तो हो गया समान, लेकिन एस इफेक्ट अनियमित रूप से बढ़ रहा है, तो ज्यादा प्रभावी कौन हुआ? एस इफेक्ट। इसलिए ऊपर से नीचे जाने पर त्रिज्या के मान में क्या होगी? हमेशा वृद्धि होगी। अब आप इसको इन शॉर्ट डायरेक्ट ऐसे समझ सकते हैं। देखिए हमने ये कहा एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर और एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने, बाएं से दाएं जाने पर एस इफेक्ट की तुलना में जेड इफेक्ट बढ़ता है और ऊपर से नीचे जाने पर एस इफेक्ट ज्यादा होता है। किससे? जेड इफेक्ट से। तो यहां तो जेड इफेक्ट ज्यादा है और यहां एस इफेक्ट ज्यादा है, और जब भी जेड इफेक्ट बढ़ेगा आकार घटेगा और जब भी एस इफेक्ट बढ़ेगा आकार बढ़ेगा। इसलिए अप टू डाउन जाओगे तो हम कहेंगे साइज क्या होती है? इंक्रीज। लेफ्ट टू राइट जाओगे तो हम क्या कहेंगे? हमेशा साइज क्या होगी? डिक्रीज। साइज के मान में क्या आएगी? कमी आएगी। क्लियर बात? तो इसके बेस पे हम जो त्रिज्या पढ़ रहे थे, इस त्रिज्या के लिए हमें एक पॉइंट मिल गया। पॉइंट क्या मिल गया? कि परमाणु की जो त्रिज्या है वो एस इफेक्ट के तो समानुपाती होती है। एटॉमिक रेडियस परमाणु त्रिज्या एस इफेक्ट के तो समानुपाती होती है, और जेड इफेक्ट के परमाणु त्रिज्या क्या होती है बेटा? व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्लियर बात? ये आगे हम त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे, उसमें हमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये मेन है। मतलब आपने जो इतना पढ़ा उसमें से आपको कुछ बेसिक सी बात थी, सिंपल सा पॉइंट एक छांटना था त्रिज्या के लिए, कि त्रिज्या का मान जेड इफेक्ट और एस इफेक्ट पर निर्भर करता है। जेड इफेक्ट जब भी बढ़ता है त्रिज्या कम होती है, एस इफेक्ट जब भी बढ़ता है त्रिज्या बढ़ती है। ठीक? क्लियर? चलिए अब अपने पॉइंट पर आते हैं। हम बात कर रहे थे परमाणु त्रिज्या की। किसकी बात कर रहे थे? परमाणु त्रिज्या। देखिए परमाणु त्रिज्या, तो देखो मैं सिंपल से ऐसे बोल सकता हूं, परमाणु एक गोलाकार पिंड है और इसके केंद्र में नाभिक होता है। ऐसा हमने पढ़ा है कि परमाणु एक गोलाकार पिंड है और इसके केंद्र में नाभिक उपस्थित होता है। तो इस नाभिक के केंद्र से लेकर के या इस परमाणु